बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक आमोज सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। नबील ख़ानदान भर की लड़कियों के आइडियल थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और खूबरू नौजवान थे। रिश्तेदारों में हर घराना इनको दामाद बनाने का आरज़ूमंद था, लेकिन इन्होंने अम्मा से कह दिया था कि वो शादी करेंगे तो ख़ानदान से बाहर, अपने रिश्तेदारों में वो ना करेंगे। माँ बेटे की ख्वाहिश के एहतराम पर मजबूर थी, लेकिन माँ ने कहा कि अगर तुमको कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वहाँ रिश्ता करवा देती हूँ, लेकिन शर्त ये है कि लड़की का ख़ानदान अच्छा होना चाहिए। किसी ऐसे वैसे घराने की लड़की को कभी बहू ना बनाऊंगी और ना घर में लाऊंगी। ये शर्त नबील के लिए बहुत कड़ी साबित हुई, क्योंकि इसे दौरान मुलाजमत ऐसी लड़की भाग गई थी जो इसकी असिस्टेंट थी। असिस्टेंट होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शर्त खानदान के अच्छे होने की थी। नौरीन ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी जिसकी इक़दार मशकूक थी। बेशक वो खुद पारसा नजर आती थी, लेकिन इसकी बहनें और खालाएं बेहद आज़ाद ख्याल थीं। वो नित नए फैशन करती, बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने, शॉपिंग करने और तोहफे लेने को मामूल की बात समझती थी। नबील के बहुत इसरार पर माँ नौरीन के घर इसके घर वालों से मिलने चली गईं, मगर वहाँ जाकर नाक सुकेड़ कर मुँह बना लिया। घर क्या था, एक अजायब खाना था। औरतों में सलीके और तमीज़ का फुकदान था। खुद तो उजले लिबासों में, मगर घर की ईंट से ईंट बजा रखी थी। नौरीन की 2 और बहनें थीं और खालाएं भी थीं, जो भांजियों की तकरीबन हम उम्र लगती। इन सब में से सिर्फ नौरीन ही कुछ ढंग की थी, मगर एक के दुरुस्त नजर आने से क्या होता है। तभी नबील की अम्मी 15 मिनट इनके घर बैठकर जाने को उठ खड़ी हुई थी, मगर घर आकर अपने लाडले बेटे को खूब लताड़ा कि तुमने क्या खूब लड़की पसंद की है। अरे कम अक्ल, सिर्फ लड़की तन्हा तो ससुराल नहीं आती, हमरा अपने कुंबे की आदात व अतवार भी लाती है। रंग ढंग जो इसके घर वालों के होते हैं, इसके लहू में बचपन से रचे बसे होते हैं। नौरीन भी अकेली ना आएगी, वो अपनी खानदानी पस मंजर साथ लाएगी। याद रखो, शादी ऐसी औरत से करना जिसमें सलीका हो, जिसके कुंबे के एतवार अच्छे हों, ख़ास तौर पर औरतों के, क्योंकि हमारी नस्ल ने इसकी गोद में परवरिश पानी है। नबील का दिल नौरीन की हुस्न में अटका हुआ था, लेकिन वो माँ के आगे मजबूर था। नबील की माँ ने तो डंके की चोट पर कह दिया कि मैंने लड़की नबील के लिए पसंद कर ली है और अब मैं इसकी शादी सदफ से कर रही हूँ। अगर नबील ना माना तो मैं कसम खाती हूँ कि जहर फांक कर मैं मर जाऊंगी, क्योंकि ऐसी लड़की फिर चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिलेगी। नबील के लिए ये बड़ा इम्तिहान था। माँ बाप बहन भाइयों सभी ने मजबूर कर दिया कि शादी सदफ से करोगे, वरना हम सब से तुम्हारा रिश्ता नाता ख़त्म। बिल आखिर उन्होंने मारे भांदे वालिदैन की खुशी की खातिर सदफ से शादी कर ली, मगर नौरीन की मोहब्बत दिल से ना गई। शादी की पहली रात दुल्हन से नौरीन और इसकी मोहब्बत का किस्सा लेकर बैठ गए। बेचारी दुल्हन के दिल पर सांप लौट गया, मगर सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा करते हुए कुछ न बोली कि इतना गम क्यों करते हो, जब जी चाहे अपनी महबूबा से दूसरा ब्याह कर लेना, अपनी खुशी पूरी कर लेना, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। दूल्हे मियाँ की बाछें खिल गईं कि दूसरी शादी का इजाज़तनामा पहली रात ही मिल गया था। वालिदैन की खुशी तो पूरी कर दी, अब अपनी खुशी पूरा करना बाकी था। नबील फिर से नौरीन के पीछे फिरने लगे। अपनी खुशियों के नशे में ये भी भूल गए कि इस बेचारी औरत के भी कुछ जज्बात होंगे जिसको वो बीवी बनाकर लाए थे। जल्द ही नबील साहब ने मनमानी करना शुरू कर दी। बीवी को मुकम्मल नज़रअंदाज करके महबूबा के चक्रों में पड़ गए। मेरी माँ साबिर औरत थी, बहुत बर्दाश्त किया, मगर वो बाज ना आए और ना ही मेरी वालदा की किसी कुर्बानी का एहसास किया। वो मशकूर भी ना थे, बल्कि ज़्यादतियों पर उतर आते। इसी दौर में जब अम्मी जान दुखी और तन्हा हो गई थी, अल्लाह ने इनके दिल बहलाने का इंतज़ाम कर दिया और मैं पैदा हो गई। सदफ बीबी ने मुझ नन्ही जान से दिल लगा लिया और तन मन धन से मेरी परवरिश करने लगी। नबील साहब को और खेल खेलने का मौका मिल गया। वो रात को नौरीन को अपने घर ले आते, घर वालों से चोरी छुपे बीवी को कहते कि तुम किसी को ना बताना, ये मेरी ख़ास मेहमान है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम ही ने तो कहा था कि ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है और अपनी खुशियों को यूं गंवा देना बेवकूफ़ी है।
लेकिन मेरे घर वालों को पता न चले, मेरे राज का पर्दा रखना, क्योंकि अच्छी बीवी ही सच्चा साथी, मेहरबान दोस्त और हमराज होती है। मेरी माँ ने शोहर की खुशनुदी की खातिर लब सी लिए, जैसा वो कहते वैसा करती। घर में किसी को मालूम न था कि रात को नौरीन घर आती है। एक रात नौरीन घर पर थी। सुबह 4 बजे के चंद मिनट कबल ही नबील ने गाड़ी निकाली और नौरीन को गाड़ी में बिठाकर घर से निकले। तभी बड़ी अम्मा अपने कमरे की बालकोनी से देख रही थी। बस फिर क्या था, उन्होंने खूब हंगामा किया। नबील ये समझे कि बीवी ने अम्मा से चुगली की है, तभी उन्होंने ताक लगाई और बालकनी में से झांका। बस उन्होंने मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा दिया और इनसे खूब झगड़ा किया। यूं बात बढ़ गई, अम्मी रूठ कर मैके आ गईं और अब्बू ने मेरी माँ को मना कर लाने की बजाय इनको तलाक दे दी, क्योंकि वो नौरीन से शादी कर चुके थे और अपने दिल की खुशी पूरी करने के दर पे थे। मेरी माँ ने इनसे दिल की खुशी पूरी करने को ज़रूर कहा था, मगर ये हरगिज़ ना कहा था कि मुझे तलाक दे दो। तलाक अब्बू ने मेरी माँ को नौरीन की खुशी के लिए दी थी और ये उन्होंने बड़ा जुल्म ढाया था। मैं उन दिनों इतनी छोटी थी कि माँ के बगैर ना रह सकती थी, लिहाजा मुझे भी उन्होंने हमेशा के लिए मेरी माँ को सौंप दिया। नौरीन के बारे में दादी ने सही अंदाज़ा लगाया था। नौरीन ने आते ही ऐसे लक्षण दिखाए कि सब घर वालों को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। तंग आकर दादा जान ने बेटे को घर से बाहर कर दिया कि हम तुम्हारे नहीं रहे, तुम हमारे नहीं रहे, खुद कमा रहे हो, लिहाजा खुद खाओ और हमसे दूर रहो। इस सारे किस्से में मेरी माँ के बाद सबसे ज़्यादा मजलूम मैं थी, लिहाजा मेरे ननिहाल में सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ थी। अम्मी ने भी मुझको ही हासिल ज़िंदगी समझ लिया, लेकिन नाना नानी को इल्म था कि नौजवान औरत के लिए इस दुनिया में अकेला रहना इस माशरे में आसान नहीं। इन्होंने अम्मी की दूसरी शादी का फैसला कर लिया। हालांकि अम्मी ये ना चाहती थी, मगर बूढ़े वालिदैन ने वास्ते देकर इनको मजबूर कर लिया। इन दिनों में 3 बरस की थी जब अम्मी की दूसरी शादी हुई। घर में फंक्शन था और मैं बहुत खुश थी। ना समझ थी, अंदाज़ा ना था कि ये फंक्शन नहीं बल्कि माँ की दूसरी शादी हो रही है और वो मुझसे कोसों दूर जा रही हैं। मैं जब फंक्शन के बाद माँ के कमरे में आई, देखा कि माँ नहीं है। नाना नानी से पूछा कि मम्मा कहाँ हैं, क्योंकि सारा वक्त नानी ने मुझे संभाला था। उन्होंने समझाया कि वो कहीं गई हैं और आज रात नानी अम्मा के साथ मुझे सोना है। मैं बहुत रोई, क्योंकि अम्मा के बगैर सोने के लिए ये मेरी पहली रात थी। माँ के ये करीबी रिश्तेदार अपने बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं करते थे जितना कि मेरे लिए करते थे, खास तौर पर मामू। इस रात मेरे मामू से तो मेरी हालत देखी न गई। वो रात को काफ़ी देर तक मेरे पास रहकर मुझे बहलाते रहे, यहाँ तक कि मैं इनके बाजू पर सर रखकर सो गई। अब ये होता कि रात होते ही माँ को मैं याद करके रोने लगती। तब मामू आकर मेरे साथ लेट जाते, अपने बाजू का तकिया बनाकर लोरी सुनाते और मैं सो जाती। रोज़ के इस मामूल से ममानी तंग आ गई। इनको गुस्सा आने लगा। मामू का घर पास ही था। इस मसले का हल उन्होंने ये निकाला कि मुझे अपने घर ले गए ताकि इनके बच्चों के साथ खेलूं और रात को वो मुझे रोज़ सुला दिया करें। ममानी से ये भी बर्दाश्त ना हुआ। वो झगड़े करने लगी कि मैं अपने बच्चों के अलावा किसी और की जिम्मेदारी क्यों लूं। फिर फातिमा की माँ ने अपने पहले शौहर से तलाक लेकर हम पर कौन सा एहसान किया जो हम इसकी बेटी को पालें। अम्मी को तो मैं बहुत याद आती थी। उन्होंने एक रोज़ फ़ोन पर ममानी से इल्तिजा की कि अम्मा के घर फातिमा अकेली हो जाती है, बेहद घबराती है, आपके बच्चों में खेलने से बहल जाती है। इस पर रहम करो और इसे अपने घर में रखो, इसका ख्याल भी करो। मैं तो मजबूर हूँ, दियारे गैर में हूँ, मैं आ भी नहीं सकती। ममानी किसी तरह मान तो गई, मगर मैं जब ज़रा सियानी हो गई तो इनको फिर से खटकने लगी। कहती थी ये मेरे बच्चों से मुकाबले लगाती है और लड़ती भी है, बेहतर है कि इसे बच्चों के हॉस्टल में भेज दो। मामू अड़ गए कि ऐसा नहीं होगा, ये माँ बाप के बगैर रह गई है, इसे प्यार की ज़रूरत है, मैं इसे कतई हॉस्टल न डालूंगा। एक दिन उन्होंने मामू से संगीन झगड़ा किया और ये कहकर घर से चली गई कि आपने जीवन साथी पाने के लिए शादी की थी या अपनी भांजी पलवाने के लिए। मामू बहुत मुश्किल से ममानी को मना कर लाए क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे थे। लेकिन अब ममानी मेरी बहुत बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। इन्होंने मुझे बड़ी जहनी अजियत पहुंचाई और खूब बदले लिए। मामू के दफ्तर जाने के बाद बहुत बुरा रवैया रखती मेरे साथ। ममानी ने इस कदर जहनी टॉर्चर दिया कि मैं जहनी मरीज़ा बन गई। बैठे बैठे डर जाती, चीख मार कर रोने लगती। जूं जूं वक्त गुजरता गया मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। नानी बूढ़ी थी, वो मुझे संभाल न सकती थी।
अम्मी मेरी कनाडा में थी, वो भी नहीं आ सकती थी। एक रोज़ मामू और नाना मुझे डॉक्टर के पास ले गए। इन्होंने कहा कि इस बच्ची को बहुत प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है, ये हरासा और खौफज़दा है। अगर अभी तवज्जो ना दी तो ये अपना जहनी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर खो देगी। मामू ने नानी जान को बुला लिया और फिर सब लोग मुझ पर तवज्जो देने लगे। खुदा की कुदरत के मामू को कंपनी वालों ने कनाडा भेज दिया। वो मुझे भी साथ ले गए ताकि वक्तन फ़वक्तन अपनी माँ से मिलती रहूँगी। अम्मी की शादी को 6 बरस बीत गए थे। इनकी याद और मोहब्बत तो दिल में मौजूद थी, लेकिन मैं मिलना ना चाहती थी। जब मिलती दिल के घाव दोहरे हो जाते। सोचती कि इन्होंने तो फिर बिछड़ना है, ये चंद घड़ियों की आर्जी मिलाप है, फिर वही बिछड़ने का दुख मुझे सहना पड़ेगा, फिर वही तन्हाई। माँ को देखकर मैं परेशान हो जाती, वो मुझे अजीब सी लगती, प्यार करती और मैं दूर हटती उनसे, गले से लगाती तो मेरा दम घुटता। अपना दुख सुख मामू और नानी से मैं कहती थी, लेकिन अम्मी से मैं कुछ ना कहती, जैसे कि इनसे मेरा सारा रिश्ता टूट गया था। माँ ने भी महसूस किया कि जब वो मिलने आती हैं मैं इधर उधर छुपने लगती हूँ और मेरे चेहरे पर खुशी की बजाय महरूमियों के साए गहरे हो जाते हैं। तब वो बोली, इसको रोज़ बिछड़ने का दुख देने से बस एक बार की जुदाई ठीक है। मेरी बच्ची मुझसे मिलकर खुश नहीं होती, शायद कि वो अंदर से नाराज़ है और ऊपर से मजबूरन मुझसे मिलती है। बेहतर यही है कि इसको बार बार डिस्टर्ब ना करें। जब ये कुछ और समझदार हो जाएगी और मेरी मजबूरियां जान लेगी, फिर मिलेगी तो ऐसी अज़ियतनाक कैफियत से इसे नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि ये माँ से मिलकर सुकून महसूस करेगी। साल भर के बाद हमें वतन वापस जाना था। मैं इनके हमरा वापस आ गई। ममानी को ये दुख तो था कि मामू मुझे साथ लेकर गए हैं। वो मुझको पुरसुकून देखकर ना जाने क्यों बेसुकून हो जाती थी। बात बात पर शोहर को मेरी और अम्मी के बारे में ताने दिया करती, कहती जब ये नहीं होती हमारा घर कितना खुशियों भरा होता है, ये आ जाती है तो घर कब्रिस्तान जैसा हो जाता है। मेरे बच्चों को तो सांप सूंघ जाता है जब वो देखते हैं कि इनका बाप भांजी के चोंचले उठाते नहीं थकता। मैं खूबसूरत थी। ननिहाल के ख़ानदान वाले मुझसे हमदर्दी रखते थे, मेरे लिए रिश्तों की कमी ना थी। लेकिन ममानी हर किसी से कहती ये जहनी मरीज़ा है, देखो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दे रखी हैं इसे, मगर बाकायदगी से खाती ही नहीं, और फिर कैसे ये ठीक होगी। इसे दौरे पड़ते हैं। इनकी बातों पर हर कोई कान धरने लगा और फिर सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। अब तो लोग मेरा रिश्ता लेने को तैयार ही ना थे। हर किसी को फिक्र थी कि कहीं फातिमा अपनी माँ की कहानी को ना दोहराए, जबकि मामू मेरे लिए आला रिश्ते ढूंढते रहते थे। जिस पर ममानी बोलती कि पराई औलाद के लिए इतना सब कुछ और अपनी बच्चियों का कोई ख्याल ही नहीं। इसी दौरान मामू की कोशिशों से मेरे लिए एक खुशहाल बिजनेसमैन का रिश्ता आ गया। जब मैंने लड़का देखा मेरे मन को अच्छा लगा, खुश थी कि इतना अच्छा रिश्ता आया है और अब मैं ममानी के अजाब से निजात हासिल कर लूंगी। लड़के ने भी मुझे देखकर हाँ कर दी। अब मामू चाहते थे कि मेरी जहनी मरीज़ा होने वाली बात लड़के वालों को कहीं पता न चल जाए। ममानी अहमद को देखकर हसद से मरी जाती थी, क्योंकि वो खूबसूरत, तालीम याफ्ता, दौलतमंद, खुश इखलाक आदमी था। इसमें किसी चीज़ की कमी ना थी। वो चाहती थी कि किसी तरह अहमद से इनकी बेटी की शादी हो जाए, जो मुझसे 3 बरस बड़ी थी। मामू का बीवी ने जीना हराम कर दिया कि जितना अच्छा लड़का तुमने फातिमा के लिए ढूंढा है, बेटी के लिए भी ढूंढो। इस बात पर रोज़ उनकी लड़ाई होती। बिल आखिर ममानी से रहा ना गया। अहमद की वालदा के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की जहनी मरीज़ा है, और हमने बाकायदा एक जहनी अमराज के माहिर से इस बच्ची का कुछ अरसे तक इलाज भी करवाया है। आखिरकार वो इस औरत को शक व शुबा में मुब्तला करने में कामयाब हो गई। अहमद की वालदा ने अपने तौर पर मालूमात इकट्ठी की। मोहल्ले वालों ने भी बता दिया कि फातिमा की माँ को इसके खावन ने इस वक्त तलाक दे दी थी जब फातिमा सिर्फ 8 माह की थी। फिर इसके वालिदैन ने दूसरी शादी करा दी और बच्ची को ननिहाल वालों ने पाला। तलाक की वजह इसने ममानी से दरियाफ्त की। ये मौका वो क्यों हाथ से गंवाती। मन घड़त कहानी सुना दी कि सदफ अच्छे किरदार की लड़की ना थी, इसीलिए नबील ने उसे तलाक दे दी और बेटी को भी उसके हवाले कर दिया। ममानी ने मजीद ये बताया कि सदफ ने बिलाखिर दूसरी शादी अपने पुराने आशिक से कर ली और उसके साथ कनाडा चली गई और बच्ची को हमारे हवाले कर गई, जबकि ये लड़की सरफिरी बल्कि पैदाइशी पागल है। ऐसी खौफनाक बातें सुनकर अहमद की माँ ने कानों को हाथ लगाया। तब ममानी ने कहा, रंजीदा क्यों होती हैं, मैं आपको खाली हाथ ना जाने दूंगी। मेरी साइमा के बारे में सोचिए, ये भी तो लाखों में एक है। अहमद की वालदा का जहन ममानी ने अपनी बेटी की जानिब मोड़ लिया
और यूं उन्होंने मुझे रद्द करके साइमा बाजी से बेटी की शादी का ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ममानी ने मामू को कायल किया कि भाई तुम्हारी भांजी के लिए कोई दूसरा रिश्ता आ जाएगा, इस अच्छे रिश्ते को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, ये बेवकूफ़ी होगी। जब वो साइमा का हाथ मांग रहे हैं तो बेटी का रिश्ता देने में क्या मज़ाहिका है, यूं भी वो फातिमा से 3 बरस बड़ी है। साइमा बाजी की शादी हो गई, वो ब्याह कर एक अच्छे घर में चली गई जिन्होंने साइमा का बेहद ख्याल रखा। लेकिन मेरा जी इस वजह से मज़ीद परेशान था कि मैं तो सोच रही थी कि किसी तौर पर इस जहन्नुम से छुटकारा पा लूँगी जहाँ ममानी जैसी जहर भरी औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मामू ने मेरी खामोशी को महसूस किया तो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। अब की ममानी खामोश रहीं क्योंकि इनके मन की मुराद तो पूरी हो चुकी। यूनिवर्सिटी में एक लड़का जो फाइनल सेमेस्टर का तालिब इल्म था, इसने मुझे पसंद कर लिया और किसी तौर मेरे घर का पता मालूम करके अपनी वालदा को रिश्ता लेकर भेजा। मामू ने इन लोगों की जांच पड़ताल की। ये अच्छे और तालीम याफ्ता लोग थे, दौलतमंद तो थे ही मगर बिल्कुल मगरूर ना थे। अदनान इनका अकलौता बेटा था। यूं मेरी शादी अदनान से हो गई। अदनान मुझे बहुत चाहते थे, मेरा हर तरह से ख्याल रखा। इस बार ममानी ने मुखालफत ना की, शायद कि वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। तभी ममानी ने कोई मुखालफत ना की और ना ही मेरी शादी में कोई रुकावट डाली। शादी के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी के सब हालात अदनान को बता दिए, इनसे कुछ ना छुपाया। वो जान गए थे कि मैंने बचपन से अब तक बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं। अदनान ने जहेज़ लेने से भी इनकार कर दिया। मेरी शादी को 2 माह ही गुजरे थे कि साइमा बाजी तलाक लेकर वापस घर आ गई। बेशक दुनिया मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ममानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लूँ तो मुझे महसूस होता है मैंने जो असियत ज़दा ज़िंदगी गुजारी, इसका कौन जिम्मेदार है? मेरा बाप जिसने नौरीन की खातिर मेरी माँ को तलाक दे दी, ये सोचे बगैर कि उसकी एक बेटी भी है, या मेरी माँ जिसने मुझे छोड़कर दूसरी शादी रचा ली। मेरी माँ को चाहिए था कि मुझे अपने साथ रखती, दूसरों के रहमो करम पर ना छोड़ती। बेशक माँ बाप की गलती की सज़ा औलाद को मिलती है। आज मैं अदनान के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन जब मैं अपना माजी याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ, ऐ काश मेरे वालिद ने दूसरी शादी ना की होती, ऐ काश मेरी वालदा ने दूसरी शादी ना की होती और मेरा माजी इतना अज़ियतनाक ना होता। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।